बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 28 मई 1981 को। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। प्रश्नों की बात की जाए तो कहते हैं कि अभी तक विवाह नहीं हुआ है और विवाह के योग के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर परेशानी कहां पर है कुंडली में। जमीन से जुड़े मामलों के लिए कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका रिजल्ट क्या फेवर में रहेगा अथवा नहीं। इसके अलावा अपने बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और साथ ही साथ जो है मकान को लेकर के भी ये जानना चाहते हैं कि मकान लेने का योग कब है, कब तक मकान लेना संभव है। तो इनके ये कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है दोस्तों 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। चंद्रमा देव देखें तो वो कुंभ राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की जो कुंडली बनती है वो बन जाती है वृषभ लग्न एवं कुंभ राशि की। लग्नेश बनते हैं शुक्रदेव और ऐसे लोगों की बात करें जो कि वृषभ लग्न के होते हैं तो ऐसे लोग जीवन में स्टेबल रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेने वालों में से नहीं होते हैं, स्टेबल रहना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव आमतौर पर देखा गया स्थिर रहता है, स्थिर विचारों के होते हैं और मेहनती बहुत होते हैं, बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं, क्योंकि शनि इन लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह बनते हैं। तो मेहनत करने से ऐसे लोग नहीं कतराते हैं और आमतौर पर किसी का बुरा नहीं करते हैं। जीवन में सुखों की चाहत होती है। अब हालांकि आप कहेंगे कि सुखों की चाहत तो सभी की होती है, लेकिन ऐसे लोगों को ऐश्वर्य की चाहत, सुखों की चाहत थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश बनते हैं। संगीत के एवं कला के प्रेमी भी ये पाए जाते हैं। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 26 डिग्री का है। लग्न का जो बल है वो कमजोर माना जाएगा। लग्न शुक्र लग्न में ही विराजमान होकर के मालव्य महापुरुष योग बना रहे हैं। ये बढ़िया स्थिति है इनकी पर्सनालिटी के लिए। शुक्र का यहाँ पर बैठना, मालव्य महापुरुष योग का निर्माण करना, ये बढ़िया माना जाएगा। यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं तो व्यक्तित्व को बढ़िया करने का कार्य करेंगे। षष्ठेश भी है शुक्र, जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। जॉब के प्रति ही इनको रुझान देंगे, जॉब के प्रति ही इनको लेकर के ये शुक्र जाने वाले होंगे। शुक्र यहाँ पर बाल अवस्था में बैठे हुए हैं, इनके बल को बढ़ा करके निश्चित रूप से और भी ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव के ऊपर, ये विवाह के लिए बढ़िया माना जाएगा। सूर्य को देख लें तो 12 डिग्री के साथ सूर्य देव यहाँ पर विराजमान है। बलाबल बढ़िया है सूर्य के पास। युवावस्था में सूर्य बैठे हुए हैं। इस कुंडली में सूर्य एक समग्रह बनते हैं, क्योंकि वो सुखेश हैं तो उनको हम ना कारक कहेंगे ना ही तो मारक कहेंगे, लेकिन वो एक समग्रह की श्रेणी में आएंगे। लग्न में बैठे हुए हैं, वो लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं लग्न में, तो वो भी बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले होंगे। हालांकि शत्रुता में बैठे हुए हैं, वो तात्कालिक शत्रुता भी हो गई तो अति शत्रु के हो गए, लेकिन फिर भी जीवन में थोड़े बहुत सुखों को ये देने वाले होंगे, लेकिन संघर्ष के साथ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अति शत्रु होकर के शुक्र के घर में बैठे हुए हैं सूर्यदेव। कई बार जो है सूर्य के लग्न में बैठे होने की वजह से मैं कहता हूं ईगो की प्रॉब्लम होती है, व्यक्ति तुनक मिजाजी भी होता है, तो ऐसी भी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, ईगो की वजह से पत्नी के साथ भी मतभेद देखने को मिल सकते हैं। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल यहां पर 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं और मंगल यहां पर 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो अस्त के भी हैं, तो बल मंगल के पास बहुत ही कम हो जाएगा। ना के बराबर मंगल प्रभावी होंगे, क्योंकि एक तो 0 डिग्री के साथ वो है, ऊपर से अस्त के हो गए सूर्य की वजह से, तो बल उनका बहुत कम हो गया। इस कुंडली में मंगल सप्तमेश है, यानी पत्नी भाव का, विवाह भाव का स्वामी ग्रह है एवं विदेश भाव का स्वामी ग्रह बनता है। तो मंगल का अस्त होना विवाह से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है
और यहां पर मंगल का बैठना कहीं ना कहीं आपके विल पावर को भी थोड़ा कमजोर करता है। मंगल की दशा वगैरह चलती है तो आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी विवाह का जो आपका प्रश्न है उसका एक छोटा सा आंसर यहां पर आपको मिल रहा है कि मंगल जो कि यहां पर सप्तमेश है वो अस्त के और 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। मंगल लग्न में जरूर बैठा हुआ है जिसको हम मांगलिक दोष भी कहते हैं, लेकिन मंगल अस्त का है, 0 डिग्री का है और गुरु से दृष्ट है, मतलब गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, इसीलिए मांगलिक होने का सवाल यहां पर पैदा नहीं होता है। आप मांगलिक नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, बुध को देख लेते हैं। 5 डिग्री के साथ बुध कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, परिवार वालों के साथ संबंधों के लिए भी हम इसको देखते हैं। बुध यहाँ पर स्वग्रही हैं, ये धन के लिए बढ़िया है, पैतृक संपत्ति के मामलों के लिए बढ़िया है। 5 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाल अवस्था के ये बुध हैं और पंचमेश भी हैं बुध। इसका मतलब है कि शिक्षा संतान भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं बुध। द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हुए ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से आप धन का लाभ अर्जित कर सकते हैं। संतान के भी माध्यम से लाभ देखने को मिल सकता है। इस बुध को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। एक तरफ राहु देव है, बुध के आगे राहु है और पीछे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। शुक्र भी जरूर है लेकिन सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, खास करके सूर्य के वहां पर बैठे होने की वजह से और अगले भाव में राहु के बैठे होने की वजह से इसको कहते हैं पाप कड़तरी दोष का लग जाना। क्यों? क्योंकि पिछले भाव में भी पापी और क्रूर ग्रह, अगले भाव में भी पापी और क्रूर ग्रह, इस वजह से द्वितीय भाव को यहां पर पाप कड़तरी दोष लग रहा है। इस वजह से धन संबंधित परेशानी, पैतृक मामलों में परेशानी, इस तरीके की परेशानी देखने को मिल सकती है। और दूसरा, वाणी का भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध को थोड़ा बलवान कर देंगे तो लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी आपकी। बुध की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर बुध की दृष्टि बढ़िया है। ससुराल पक्ष की तरफ से भी धन का लाभ मिल सकता है और बुध आपको इंटेलिजेंट भी बनाता है, सिक्स्थ सेंस को भी ये बढ़िया करेगा। राहु को देख लेते हैं। यहां पर राहु देव बैठे हुए हैं 9 डिग्री के साथ। यहां पर राहु के पास बलाबल 50% के आसपास माना जाएगा। वृद्ध अवस्था में ये बैठे हुए हैं, चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं। चंद्रमा कहाँ है? तो 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में कई बार मैंने कहा है कि राहु कारक हो जाते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। यहां पर बैठा हुआ राहु आपको संघर्ष देगा, मेहनती बनाएगा, खूब दौड़ भाग करवाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये सब करने के बाद ही सही, लेकिन आपको काफी हद तक ये राहु सफलता भी दिलवाने वाले होंगे। तो यहां पर राहु का बैठना बहुत खराब नहीं माना जाएगा। चंद्रमा के घर में यहां पर राहु देव बैठे हुए हैं, मेहनत के बाद ही सही, लेकिन ये राहु आपको लॉन्ग टर्म में लाभ देने वाले होंगे। यहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर। नीच की राशि को देखेंगे राहु देवता। वैवाहिक जीवन में परेशानी और विलंब की स्थिति तो देख ही रहे हैं आपकी खड़ी हो रही है। भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि का पड़ना, भाग्य में उतार चढ़ाव एवं लाभ भाव के ऊपर राहु की दृष्टि का पड़ना, मेहनत के बाद धन का लाभ ये राहुदेव आपको देने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के पंचम भाव को देख लेते हैं। पंचम भाव शिक्षा, संतान एवं प्रेम संबंध का होता है। यहाँ पर गुरु एवं शनि विराजमान है। दोनों ही ग्रह यहाँ पर वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह है, मैंने पहले भी कहा था, भाग्येश है एवं वो कर्मेश है और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके 10वें भाव से वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शनि का बैठना बढ़िया माना जाएगा। हालांकि वक्री होने की अवस्था में जो है शनिदेव विलंब से आपको रिजल्ट को देने वाले होंगे। रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे लेकिन थोड़े विलंब के साथ आपको सफलता देखने को मिलेगी। यहां पर गुरु को देख लेते हैं। 6 डिग्री के साथ गुरुदेव यहां पर बैठे हुए हैं, मृत अवस्था से जस्ट बाहर निकल रहे हैं यहां पर गुरु। और इस कुंडली में गुरु को यदि हम समझे तो वो मारक ग्रह है, वो अष्टमेश है एवं वो लाभेश है। अष्टमेश गुरु जाकर के शिक्षा संतान भाव में बैठा हुआ है। ये शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, ये संतान के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वक्री अवस्था में गुरु भी बैठे हुए हैं। देखिए, वक्र होकर के ये संतान भाव में बैठे हुए हैं, वैसे ही आपका विवाह फिलहाल नहीं हुआ है तो ये संतति में भी डिले की स्थिति को दर्शा रहे हैं। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि से अपनी कुंडली के भाग्य भाव को देखेंगे तो गुरु की दशा में भाग्य थोड़ा बहुत आपका लाभ जरूर देगा। भाग्य संबंधित लाभ आपको देखने को मिलेगा गुरु की वजह से। लाभ भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि धन लाभ के लिए बढ़िया है और लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि ज्ञान के लिए बढ़िया है। उसी प्रकार शनि को देख लेते हैं। 9 डिग्री के साथ शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं वृद्ध अवस्था में। तीसरी दृष्टि विवाह भाव की ऊपर पड़ेगी। अब ध्यान से समझिए, सूर्य की दृष्टि विवाह भाव पर, राहु की दृष्टि विवाह भाव पर ऑलरेडी पड़ रही थी और अब शनि की भी दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ रही है। मतलब कि 3 जो पापी और क्रूर ग्रह है, सूर्य हालांकि क्रूर में गिना जाता है, पापी में नहीं गिना जाता है, लेकिन फिर भी 3 जो है क्रूर ग्रह
और 2 पापी ग्रह जो यहाँ पर राहु शनि है उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके विवाह भाव के ऊपर। तो विवाह में परेशानी यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। और शनि वैसे भी वक्र होकर के बैठे हुए, तो ये विलंब की स्थिति को दर्शा रहे हैं और विवाह भाव के ऊपर इनकी दृष्टि है, तो विवाह में भी काफी हद तक ये डिले की कोशिश कर ही रहे हैं। शनि की दृष्टि जो कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, लाभ भी देंगे शनिदेव मेहनत के बाद, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है उसमें। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव के ऊपर, धन भाव को शनिदेव देखेंगे, मेहनत के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि डिले की जो स्थिति है ना, वो कुंडली में यहां पर नजर आ रही है, खास करके पंचम भाव से जुड़े हुए चीजों में। तो संतान संबंधित भी आपको डिले देखने को जीवन में मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले कुंडली के चतुर्थ भाव को देखिए, यहाँ पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है। एक तरफ राहु देव बैठे हुए, दूसरी तरफ शनिदेव बैठे हुए, बीच में है सुख का स्थान और ये प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर पाप कर्तरी लगने की वजह से आपको प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी और जीवन में सुखों की कमी देखने को मिल सकती है। केतु कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, 9 डिग्री के साथ यहाँ पर केतु देव बैठे हुए हैं। वृद्ध अवस्था का केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। भाग्य में उतार चढ़ाव ये केतु जरूर देंगे आपको, लेकिन शनि के घर में बैठे हुए हैं केतु, और शनि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है और खुद भी अच्छी प्लेसमेंट के साथ बैठा हुआ है। इस वजह से केतु की दशा में भाग्य भले ही आपको उतार चढ़ाव के साथ सहयोग करे, लेकिन भाग्य आपको सहयोग जरूर करेगा। केतु की दशा चलती है, देश विदेश की यात्राओं पर आप जा सकते हैं, भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। अचानक से भाग्य आपका सहयोग करना प्रारंभ जरूर करेगा। तो यहां पर केतु की दशा आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, चिंता की कोई खास बात नहीं है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लग्न के ऊपर, ज्ञान देने का कार्य करेंगे केतु। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा कंफ्यूज भी आपको करेंगे, लेकिन यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई डिसीजन लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तो यहाँ पर केतु की वजह से भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। तीसरे भाव के ऊपर केतु की दृष्टि का पड़ना, ये आपके साहस पराक्रम के लिए बढ़िया है। और पंचम भाव के ऊपर भी जो केतु की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके एजुकेशन के लिए बढ़िया माना जाएगा। चंद्रमा को देख लेते हैं। 28 डिग्री के साथ चंद्रमा देव कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का यहाँ पर चंद्रमा है और देखिए चंद्रमा कुंभ राशि में है, तो आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव शुरू हो गया है 24 जनवरी 2020 से। तो आपके ऊपर 7.5 भी प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा देव यहाँ पर बैठे हुए केमद्रम दोष में ये चंद्रमा है। केमद्रम दोष क्या होता है? तो देखिए चंद्रमा अकेला बैठा है, पीछे केतु है और आगे कोई ग्रह नहीं है। ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। केमद्रम दोष लगने की वजह से जातक का जो मन है वो अशांत रहता है। सब कुछ मिल भी जाए तब भी जातक को शांति नहीं मिल पाती है। तो ये परेशानी देखने को आपको मिल सकती है जीवन में। और इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह और कर्म स्थान में जाकर के बैठे हुए। तो चंद्रमा का दशम भाव में बैठना आपको पराक्रमी जरूर बनाने वाला है, मेहनत के माध्यम से ही सही, लेकिन जीवन में आपको ये करियर में लाभ देने वाले होंगे। शनि की राशि में चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तात्कालिक मैत्री में चंद्रमा यहां पर नहीं है, इस वजह से बहुत बढ़िया परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। करियर को भी लेकर के चिंताएं लगी रहने वाली हैं आपकी। दशाओं की यदि हम बात कर ले तो बुध की दशा आपको चल रही है फिलहाल। बुध की महादशा आपको 9 सितंबर 2023 तक रहने वाली है। बुध की दशा आपके लिए कोई खराब दशा नजर नहीं आ रही है, बुध की दशा ठीक ठाक नजर आ रही है आपके लिए। और बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है, जो कि इस पूरे महादशा के अंत तक रहने वाला है। तो बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। इस समय करियर में बदलाव करने का योग नजर आ रहा है। कुछ करियर में बदलाव करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, उसके योग मौजूद हैं और 2023 तक ये योग बना हुआ है। 2021 में भी आपके पास मौके आएंगे जिस दौरान आप अपने करियर में कुछ बदलाव कर सकेंगे। यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो इसी समय में रिस्क लेने का प्रयास करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। अभी जो समय है ये करियर के अनुरूप अच्छा नजर आ रहा है। दशाएं सपोर्ट कर रही है आपको, अंतरदशा सपोर्ट कर रही है आपको। और मैं आपको बता दूं कि जो गोचर है, जो ट्रांजिट है, वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है। इस समय जो शनि और गुरु का ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी कुंडली के भाग्य भाव से हो रहा है, ये बढ़िया है। इसके बाद जो गुरु है वो दशम भाव में आ जाएंगे आपकी कुंडली में, तो वहां पर भी गुरु के आने की वजह से एक तो आपके विवाह में आपको लाभ देखने को मिलेगा, विवाह के योग बनेंगे, और दूसरा क्या है कि करियर में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। अभी तक विवाह नहीं हुआ है, आपने पूछा है विवाह के योग कब तक है। देखिए बिल्कुल 2021 में विवाह का योग बना हुआ है। बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न करेंगे। और एक उपाय मैं आपको दूंगा विवाह संबंधित, वो उपाय जो आपको दूंगा वो आपको जरूर करना है। 1 से 2 उपाय जो मैं आपको विवाह से जुड़ा हुआ दूंगा वो उपाय जरूर करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी वर्ष आपका विवाह हो जाएगा।
2021 में भी योग है, 2022 में भी योग है। यदि आप थोड़ा प्रयत्न कर लें तो इसी वर्ष आपका विवाह हो जाएगा। तो अभी जो साल 2 साल का समय है ये विवाह के लिए भी बढ़िया है और करियर के लिए भी बढ़िया है। तो उपाय को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। जानना चाहते हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ है, परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी मैंने आपको गिनाई थी कि ये सप्तम भाव विवाह का है। शुक्र की दृष्टि जरूर पड़ रही है जो कि शुभ मानी जाएगी, लेकिन सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर पड़ना ये बढ़िया नहीं है वैवाहिक सुख के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। इसी वजह से आपको परेशानी देखने को मिल रही है। यदि आप अपनी नवमांश कुंडली को निकाल करके देखेंगे तो वहां पर आपके सप्तमेश शनि बनते हैं और वो शनि जाकर के अष्टम भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि में है और आपके सप्तम भाव को नवमांश कुंडली में पाप कर्तरी भी लग रहा है। इस वजह से कुंडली के लग्न कुंडली में भी यदि देखें और नवमांश कुंडली में को भी देखें तो आपका जो सप्तम भाव है, जो सप्तम खाना है, आपका 7वां खाना है कुंडली का, वो पीड़ित नजर आ रहा है, वहां पर परेशानी नजर आ रही है। इसी वजह से आपको विवाह में जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उन उपायों को करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है जमीन से जुड़े मामले के लिए कोर्ट का मैटर चालू है, उसका रिजल्ट क्या मेरे फेवर में होगा? देखिए, अभी जो समय है वो बढ़िया है और जहां तक कोर्ट के रिजल्ट की बात है, सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी से संबंधित या जमीन से जुड़ा मामला कोर्ट में क्यों पहुंचा। क्या आपकी कुंडली में कुछ ऐसा दोष है? देखिए, आपकी कुंडली में कोर्ट कचहरी के मामलों को देखें तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नजर नहीं आ रहा, लेकिन द्वितीय भाव पैतृक संपत्ति का होता है। वहां पर मैंने आपको कहा था कि बुध स्वग्रही जरूर है लेकिन पाप कर्तरी लग रहा है द्वितीय भाव को, और प्रॉपर्टी का जो भाव है वो चतुर्थ भाव है, इसको भी पाप कर्तरी लग रहा है। तो ये जो है ये शुभ स्थिति नजर नहीं आ रही थी कुंडली में, और इसी वजह से जो है प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां और प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो लाभ आप ले सकते थे ना, उसमें काफी कमी नजर आ रही है। यानी कि प्रॉपर्टी का सुख तो दिख रहा है लेकिन वो सुख आप भोग नहीं पा रहे हैं, वो सुख आप ले नहीं पा रहे हैं, और यही कुंडली में पाप कर्तरी दोष करता है, ऐसा ही प्रभाव वो देते हैं। रिजल्ट जहां तक आपके फेवर में होने अथवा ना होने की बात है, मुझे उम्मीद है कि इस दौरान अभी आपका समय बढ़िया चल रहा है, अपने प्रयत्नों को थोड़ा बढ़ा देंगे और कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उन उपायों को जरूर आप करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। अभी कहते हैं कि अभी दूसरे के अंडर में रह करके ये कार्यरत हैं, दूसरे के अंडर में कार्य कर रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि क्या आगे चल के खुद का बिजनेस कर सकते हैं, यदि हाँ तो किस क्षेत्र में। देखिए, बिजनेस करने का योग बहुत ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा है इस कुंडली में, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, आपको ये काम पसंद नहीं है कि आप किसी और के अंडर में रह करके कार्य करें। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि ये कुंडली बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त नजर आ रही है और हाँ आप बिजनेस छोड़ दीजिए, ऐसा मैं आपको नहीं कह पाऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप फिलहाल कुछ अलग से भी करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, बहुत ज्यादा पूंजी मत लगाइएगा, लेकिन आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत आपकी इच्छा है, तो छोटे से पूंजी के साथ ही आप बिजनेस प्रारंभ कर लीजिए। थोड़ा बहुत लाभ मिलने की उम्मीद अभी नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि दशा जो है ना वो बहुत फेवरेबल है। अब करें जॉब, माफ करिए, अगर बिजनेस करें तो किस क्षेत्र में करें, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो बुद्ध से जुड़ा हुआ व्यापार करेंगे। बुद्ध से जुड़े हुए जितने भी व्यापार होते हैं, यदि आप उनको करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। शुक्र से भी जुड़े हुए व्यापार को आप कर सकते हैं और बुद्ध से भी जुड़े हुए व्यापार को आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बुद्ध से जुड़ा हुआ व्यापार आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो बुद्ध से जुड़े हुए व्यापार क्या होते हैं? स्टेशनरी का जो कारोबार होता है, यानी जो किताब कॉपी की जो दुकान होती है, वो बुद्ध के अंतर्गत आती है। तो किताब कॉपी इन सबको बेचने का आप कार्य कर सकते हैं, पेपर प्रिंटिंग वगैरह से आप जुड़ सकते हैं, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। कॉस्मेटिक्स वगैरह से भी आप जुड़ते हैं, आप स्त्रियों से जुड़े हुए जितने भी परिधान होते हैं, जो भी सौंदर्य के सामान होते हैं, उससे भी जुड़ते हैं, वहां पर भी लाभ देखने को मिल जाएगा। गारमेंट्स यानी कपड़ों से जुड़े हुए व्यवसाय से आप जुड़ते हैं, वहां पर भी लाभ देखने को आपको कुछ हद तक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी बुद्ध के ऊपर आप काम करिए ज्यादा, और बहुत ज्यादा पूंजी, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए बिजनेस में। इसके बाद आपने पूछा है प्रॉपर्टी बहुत है मगर लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है, पैतृक संपत्ति के भाव को पाप कर्तरी लगा हुआ है, प्रॉपर्टी के भाव को पाप कर्तरी लगा हुआ है। खुद का मकान कब तक होगा? खुद का मकान लेने की जहां तक बात है, उसमें थोड़ा समय
लग सकता है। हालांकि इस वर्ष योग जरूर आएंगे आपको। यदि आपने पैसा संचित करके रखा हुआ है तो इस वर्ष आप सोच सकते हैं लेने के बारे में, अन्यथा आपको थोड़ा विलंब, 4-5 साल का विलंब करना पड़ सकता है। हालांकि अभी योग बने हुए हैं 2021 में, गुरु की वजह से कुछ हद तक ही सही, लेकिन योग बने हुए हैं। फिर 2023 में भी मुझे लगता है कि कुछ हद तक योग आपको सपोर्ट करेंगे। 2021 में भी करेंगे, फिर 2023 में भी काफी हद तक योग आपको सपोर्ट करेंगे। तो अभी जो 4-5 वर्ष है ना, इस दौरान आपको कुछ योग देखने को मिलेंगे जब आप मकान वगैरह ले सकते हैं, खुद का मकान बनवा सकते हैं। एक बात आप और जान लीजिए कि जीवन में आज नहीं तो कल आप प्रयत्न करेंगे तो आपके पास खुद का मकान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो सूर्य की वजह से मुझे लगता है कि विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से आपके जीवन में मकान का सुख भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। और यदि कोई डिले आए, कोई परेशानी आए प्रॉपर्टी संबंधित, तो सूर्य को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो स्थिति और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। उपाय पर जाने से पहले आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो विवाह का जो खाना है वो गड़बड़ नजर आ रहा है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। विवाह के जो स्वामी ग्रह वहां शनिदेव बनते हैं वो केतु राहु से दृष्ट है, और केतु राहु के साथ बैठे हुए, केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु से दृष्ट है वो। मंगल वहां पर आपका बहुत अच्छा है, उच्च का होकर के बैठा हुआ है। मेहनती हैं आप, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनती हैं आप, मेहनत जारी रखिए। और आने वाला जो समय है, केतु की दशा भी कोई खराब नहीं रहने वाली है आपके लिए। केतु की दशा में आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करने वाला है, और अभी भी जो दशांतर दशा चल रही है ये बहुत फेवरेबल है। ये समय आपके लिए कहीं से भी खराब नहीं है। चाहे मैं करियर को देख लूं, विवाह को देख लूं, कहीं से भी देख लूं, तो ये समय खराब नहीं है। कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, छोटे से शुरुआत करिए, लेकिन शुरुआत करने की इच्छा है तो शुरुआत जरूर करिए। फिर ऐसा समय दोबारा शायद नहीं आएगा इतना बढ़िया, जब आपको दशा भी सपोर्ट करेगी और गोचर भी सपोर्ट करेगा। तो छोटे स्तर से ही सही, चाहे 10,000 की पूंजी हो या 20,000 की पूंजी हो, जो भी आपके पास बन पड़ता है, यदि संभव हो तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। और उन कार्यों को करें जो कि बुध से जुड़ा हुआ हो, शुक्र से जुड़ा हुआ हो। शनि से भी जुड़े हुए कार्य को कुछ हद तक आप करेंगे तो नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है बुध एवं शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करने का, तो शनि से भी जुड़े हुए कार्य को आप कर सकते हैं। मैंने इसलिए आपको सजेस्ट नहीं किया क्योंकि नवमांश में शनि का जो बल है वो थोड़ा कम हो रहा है, शनि थोड़े पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो आप इनसे जुड़ा हुआ कारोबार करिए। बुध से जुड़ा हुआ कारोबार, फिर से कह दूं कि मेरे लिहाज से बुध से जुड़ा हुआ कारोबार काफी अच्छा नजर आ रहा है आपके लिए। बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है मुझे नवमांश कुंडली में, और चंद्रमा वहां पर भी केमद्रम दोष में विराजमान है, यानी कि आपका जो मन है वो अशांत रहता है। इस बात की जो सूचना है वो लग्न कुंडली भी दे रहा है और आपकी नवमांश कुंडली भी दे रही है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है, आपको हर बुधवार को व्रत रखना चाहिए। हर बुधवार को फास्टिंग करेंगे तो विवाह शीघ्र होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। हर बुधवार को यदि आप फास्टिंग करेंगे तो विवाह शीघ्र होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। उस दिन नमक का सेवन नहीं करेंगे, फलाहार करेंगे, और यदि संभव हो तो पूरे विधि विधान से बुधवार की फास्टिंग करेंगे। गणेश जी को दूर्वा वगैरह चढ़ाएंगे, उनसे कामना करेंगे कि आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। नित्य ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नित्य 10 माला जाप करेंगे आप। 10 माला, एक माला में 108 बार होता है। 10 माला जाप करेंगे कम से कम 50 दिनों तक। उसके बाद आप एक माला इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे भी आपको विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और संभव होगा तो सूर्य देव को जल भी चढ़ाएंगे सुबह सुबह। आखिरी उपाय है आपके लिए ओपल रत्न। शीघ्र अतिशीघ्र आप ओपल रत्न धारण करिए। 9.25 रत्ती का ओपल आपको धारण करना है। सफेद ओपल धारण करिए, बहुत महंगा मेरे हिसाब से ये नहीं आता है। चांदी में आपको धारण करना है। दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में आपको इसको धारण करना है शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को। ये कुछ उपाय मैंने आपको दिए हैं, इन उपायों को आप करेंगे आपको बहुत लाभ होगा। जो एक मंत्र मैंने 10 माला जाप करने को कहा है वो सिर्फ 50 दिनों तक ही करना है, तो बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा। सिर्फ 50 दिनों तक आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसका लाभ भी आपको बहुत शीघ्र देखने को मिल जाएगा।
तो ये उपाय आप करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 39 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।